इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसमें मेन चैप्टर का ही नाम है रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ द स्टेट। कि आज बदलते हुए दौर में जब हमें इंडस्ट्री में एफिशिएंसी की नीड है, रिसोर्सेज जुडिशियसली यूटिलाइज करने हैं, कंज्यूमर को क्वालिटी और कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट दे सकें, इस चीज़ की जद्दोजहद है। लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर बना सकें, इनकम्स को बेटर डिस्ट्रीब्यूट करें सभी लोगों के बीच में, इक्विटी का माहौल बनाया जा सके, नेशनल इनकम्स इंक्रीज़ हों, रिसोर्सेज को बेटर डेवलप करें, हार्नेस करें, रिसोर्सेज का बेटर फील्ड को एलोकेशन करें और भविष्य को बेहतर बनाएं, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करें, प्रिजर्व करें, बेहतर करें। इस तरह की तमाम विचार जो आज हैं, इनके तहत बाज़ार का और सरकार का, यानी कि बाज़ार का और राज्य का क्या रोल हो सकता है, हम इसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। और हमारे तमाम लेक्चरों में इस पर डिस्कशन रहती है। और आपने देखा इस बार यूपीएससी मेंस में यही क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा हुआ था कि बाज़ारों के इस दौर में किस तरह से हम राज्य की भूमिका निर्धारित करें कि इंक्लूसिव ग्रोथ बने, सबका विकास हो, समावेशी अर्थव्यवस्था हो। ओके, इसके तहत हमने कल चाइना की केस स्टडी समझी कि चाइना ने कैसे सोशलिज़म में मार्केट कॉन्सेप्ट को इंड्यूस किया और एक मार्केट सोशलिज़म का सिद्धांत आया। हमने उसके बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट तो पढ़े ही पढ़े, साथ में ये भी बताया कि क्यों और किन कारणों से वो बचा रहा और चीन में चल गया। नकारात्मक परिणाम तो हमने देखे, ग्रामीण सोसाइटी का, रूरल सोसाइटी का टूट जाना, वर्कर्स का मार्जिनलाइज हो जाना, वेल्थ का कुछ एलीट ग्रुप्स के हाथों कंसंट्रेट होना, गेट रिच क्विक वाली एटीट्यूड की वजह से मटीरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ जाना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। कॉन्फ्लिक्ट्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट बाय द फार्मिंग ग्रुप्स हमने पढ़ा। उन सारे लेक्चर के बेस्ड मैंने सब समझा दिया। लिखने के माध्यम से, राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं, इनकाउंटर होती हैं, वो मैंने एज इट इज़ लिखी भी हैं आज, ताकि आपको जब कल को क्वेश्चन आए तो आप वहाँ कंफ्यूज ना हो जाएं। हो सकता है सीधे यही स्टेटमेंट डाल के आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए। तो अब हम एक रीडिंग इसे दे देते हैं कि आपने जो भी कॉन्सेप्चुअली समझा है कल एक स्टोरी के फॉर्म में, वो इन स्टेटमेंट्स के वाया कैसे रिफ्लेक्ट होता है। और फिर हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ द इंडियन स्टेट। आज के समय में भारतीय राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए, या दुनिया भर के राज्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए। सो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, समझें, लिखा जाता है। पहले तो मार्केट सोशलिज्म ही क्या है वो लिख दिया गया है, कल तो सारा पढ़ाया था। आज बुक में जो उसके बारे में एक लाइन है वो लिख दी है। सो मार्केट सोशलिज्म कन्वर्ट्स द यूज़ ऑफ मार्केट मैकेनिज्म एंड द प्राइवेट सेक्टर विद इन द ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ सोशलिज्म। ओके, दैट इज़ मार्केट सोशलिज्म। अगला, सोशलिज्म पर एक व्यंग है, चीन से एक सवाल है, वो ये है कि इफ़ सोशलिज्म इज़ टू बी रिकॉन्ड एज अ मूवमेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर द पुअर, अगर समाजवाद का अर्थ ये है कि एक ऐसा आंदोलन है जिसके तहत आप सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस देना चाहते हैं पुअर को, then the reform by fostering a continuous and high degree of inflation in China has led to worsening of distributive justice। तो ऐसे में जब आप सोशलिज़म धारण किए हुए हैं और सोशलिज़म का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक न्याय देना गरीबों को, ऐसे में जो रिफॉर्म्स आपने किए हैं उन रिफॉर्म्स के वाया जो कंटिन्यूअस और हाई डिग्री इन्फ्लेशन आपने फॉस्टर कर दी है, बढ़ा दी है, इसने सीधे सीधे अटैक किया है रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर। यानी कि जो वेल्थ है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर इसने सीधा सीधा अटैक किया। तो हमने कल ये पढ़ा भी था कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में मार्केट चूक जाती है। मार्केट इज़ नॉट केपेबल टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। वो वेल्थ तो क्रिएट करना जानती है, पर वेल्थ को डिप्राइव्ड सोसाइटी, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के फेवर में डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं जानती। स्टेट को ही आना पड़ेगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है।
ये चाइना से सवाल किया है कि अगर हम आपके मार्केट सोशलिज़म को देखें और उसमें हम ये देखें कि सोशलिज़म का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक न्याय देना, गरीबों को अधिकार दे करके, तो ऐसे में आपने ये जो रिफ़ॉर्म किए, इन पर भी तो एक आरोप है कि इन रिफ़ॉर्म्स ने लगातार जो महंगाई की दर बनाई रखी, उस महंगाई दर ने बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था की उस बढ़ी हुई वेल्थ का बेनिफिट आम जनमानस तक नहीं जाने दिया, उसे कंसंट्रेट किया। तो इस इन्फ्लेशन ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को वायलेट किया। इस चीज़ से चाइना को निपटना है और दुनिया की हर अर्थव्यवस्था को निपटना है कि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उस इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट को इन्फ्लेशन खा तो नहीं रही, क्योंकि इन्फ्लेशन रिच को बेनिफिट करती है, पुअर को नुकसान पहुंचाती है। यही कारण है कि आज इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इसे कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर के या सेंट्रल बैंक कहिए या फेडरल बैंक कहिए या रिज़र्व बैंक्स कहिए, जो भी कहिए, जितने भी मेन बैंक्स हैं दुनिया भर के, वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि मार्केट से लिक्विडिटी घटाना चाहते हैं, पैसा खींचना चाहते हैं, ताकि डिमांड में गिरावट आए। जब ये डिमांड में गिरावट आएगी तभी महंगाई घटेगी। तो आज महंगाई घटाने के लिए दुनिया भर के बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं और इसके तहत अब ये माना जा रहा है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी घट जाएंगी। और इसी के बेस पे ये प्रिडिक्शंस भी आ रही हैं कि 2023 में बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटी गिरने का मतलब, डिमांड गिरने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है। और जब अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, जब अर्थव्यवस्था का पहिया रुकेगा, डिमांड में कमी आने का मतलब प्रोडक्शन में कमी, और जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, एक गाड़ी ही नहीं बन रही, तो ग्लास की ज़रूरत, सीट कवर्स की ज़रूरत, टायर की ज़रूरत, मैकेनिक की ज़रूरत कुछ भी नहीं रहेगी। तो हर तरफ रोज़गार गिरेगा, सप्लाई चेन में हर तरफ सप्लाई एंड पर कमी आ जाएगी। इसी के आधार पर ये प्रेडिक्शन है कि 2023 में भयंकर आर्थिक मंदी का दौर आएगा। ये मानते हुए भी सभी बैंक्स इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। सोचो इन्फ्लेशन कितना बड़ा मेनेस होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन नाम के इस दानव को अगर अभी काबू नहीं किया गया तो परिस्थिति ये बन जाएगी कि बेअंत स्तर पर विश्व भर से पुअर और मिडिल क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, और सिर्फ एक एलीट सेक्शन रह जाएगा। ऐसे में देयर विल ओनली बी द टू क्लासेस, रिच एंड द पुअर। सो एक ही संबंध होगा, द मास्टर एंड द स्लेव। ये नहीं होना चाहिए। तो हमारी ज़रूरत होती है कि हम दुनिया भर में अगर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को बढ़ाना चाहते हैं, जितना बड़ा साइज़ कर पाएँ आप मिडिल क्लास का, उतना बड़ा साइज़ अचीव करिए, क्योंकि मिडिल क्लास का साइज़ जितना बढ़ेगा तो पुअर का लेवल रेज होगा, वो मिडिल में एंटर करेगा, रिच की वेल्थ नीचे की ओर आएगी और पुअर से लोगों को मिडिल बनाएगी। तो पुअर भी श्रिंक करते हैं, नंबर में घटते हैं, और रिच भी नंबर में घटते हैं जब मिडिल क्लास का जन्म होता है। एक जैसे घर, एक जैसी शादियां, लगभग एक जैसी गाड़ियां, एक जैसे पहनावे, लगभग एक जैसे पैलेस। तो मिडिल क्लास कल्चर समानता का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? समानता का। तो किसी भी सोसाइटी में एक एलीट को पैदा करके कुछ लोगों का एलीट सेक्शन बना के और सारी वेल्थ उनको दे के समाज नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक रॉयल्स रॉयस की मांग करेंगे, और एक रॉयल्स रॉयस में लगाने के लिए वही 4 पहिए चाहिए, उतना ही टायर। लेकिन अगर वही वेल्थ हम 50 परिवारों को दे पाएँ तो वो कई मारुति स्विफ्ट की डिमांड क्रिएट करेंगे, और हर मारुति स्विफ्ट में 4-4 टायर लगेंगे, तो उतनी ही बल्क प्रोडक्शन टायर की होगी, उतनी ही बल्क प्रोडक्शन ग्लास की होगी, उतनी ही बल्क प्रोडक्शन सीट कवर्स फोम की होगी, विंडोज़ की होगी, स्टील की होगी। क्योंकि आप कितना ही जोर लगा लीजिए, एक रॉयल्स रॉयस में आप कितना ही महंगा टायर लगा देंगे, लेकिन अगर उसके बदले अगर हम 20 मारुति स्विफ्ट खड़ी कर दें, वो कई गुना ज़्यादा लोगों को उद्योग देगी, धंधा देगी, रोज़गार देगी। इसलिए कोशिश ये होती है कि एलीट सेक्शन की वेल्थ को इन्वेस्ट करा के ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को मल्टी डायमेंशनल मैनर में एक्सप्लॉइट करके अलग अलग तरह के उद्योग धंधे लगा के एक मिडिल क्लास पैदा किया जाए, क्योंकि मिडिल क्लास आना अर्थार्थ समानता आना। ओके, इसलिए जब भी दुनिया में मिडिल क्लास श्रिंक होता है, कम होता है, चर्चा का विषय होता है।
और मिडिल क्लास को गरीबी में धकेलने का और गरीब को अति गरीबी में धकेलने का बेस्ट तरीका है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन नुकसान पहुंचाता है। ओके, इसलिए ये सवाल किया गया चीन से कि इफ़ सोशलिज्म इज़ टू बी रिकॉन्ड एज अ मूवमेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस फॉर द पुअर, then the reform by fostering a continuous and high degree of inflation in China has led to worsening of distributive justice. You must balance this. उनको कहा गया कि इसे बैलेंस करिए। दुनिया में आप एक पॉलिसी मेकर हैं, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछें तो काइंडली बैलेंस दिस कि ग्रोथ के साथ साथ व्हाट इज़ योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मैनेज द इन्फ्लेशन, and what is your another prime responsibility is to disperse, to distribute the created wealth. तो अब आप प्रोडक्शन में मत आइए। कोई भी सरकार धरती में 3 काम अपना सकती है। कोई भी स्टेट, यहाँ पर सरकार को मैं राज्य कहूँ तो स्टेट होगा, तो दुनिया भर में कोई भी सरकार या कोई भी स्टेट 3 काम अपना सकता है। डिपेंड करेगा कि उनकी सोसाइटी प्रोग्रेस में कहाँ खड़ी है। 3 काम क्या? पहले स्टेज में गवर्नमेंट यानी कि स्टेट खुद प्रोड्यूसर हो सकता है, खुद बिजनेसमैन हो सकता है, वो पहली स्टेट होती है। आप देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आपको ये बनना है तो बनिए, ज़रूरत है तो बनिए। जैसे इंडियन इकोनॉमी ने 1950 से 1990 तक ये किया। दूसरा स्टेज होता है आप रेगुलेटर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? रेगुलेटर। यू आर नॉट इन द प्रोडक्शन नाउ बट यू आर रेगुलेटिंग एवरीथिंग, यू आर रेगुलेटर। और तीसरी स्टेज है इम्पॉर्टेंट स्टेज जिसमें आप बैलेंसिंग कर रहे हैं, आप इनहिबिटर हैं, आप चीज़ों में इनहिबिट कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं। सो यार इंटरवेंशनिस्ट, बाकी सब अपने तरीके से होते चला जा रहा है कि आप जो वेल्थ क्रिएट हुई है आप एफर्ट्स कर रहे हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो जो तीसरी स्टेज क्या रहती है? आपके ऊपर जिम्मा है। इन योर थर्ड स्टेज यू आर डूइंग सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, दैट इज़ योर थर्ड स्टेज। आप शिक्षा में, सेहत में, बेसिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने तरफ से नियम कानून बना के या तो निवेश कर रहे हैं या करवा रहे हैं। आप इस भूमिका में आ गए हैं। ओके, तो अलग अलग स्तर पे देखा जाता है। तो ये कहा जा रहा है चीन की सरकार से, आपसे भी कहा जाएगा, दुनिया भर में हर किसी से कहा जाएगा कि केवल बाज़ार के सहारे, मार्केट के सहारे वेल्थ क्रिएशन या पूंजी का निर्माण, अच्छी जीडीपी या नेशनल इनकम अचीव करना ही मुकम्मल नहीं है, उसका वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और बंटवारा भी ज़रूरी है, वरना आपकी इकोनॉमी फ्रेजाइल है, थोड़े समय में ख़त्म हो जाएगी। ओके, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, सपोज़ कीजिए मैं कार मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं कार बनाता हूँ। सपोज़ कीजिए इस मुल्क में 100 लोग हैं, शुरुआती 5 लोग तो अमीर थे, मैंने कार बनाई, उन 5 लोगों को बेच दी। 95 लोगों में कैपेसिटी ही नहीं बिल्डअप की हमने। मैं कार बनाता हूँ, ये सरकार है, इन्होंने कैपेसिटी ही नहीं बिल्डअप की उन 95 लोगों की कि वो भी कभी कार ख़रीद सकें। तो कार मैन्युफैक्चरर खुद रिच सोसाइटी का मेंबर है, इसने कार बनाई और 5 रिच मेंबर ने कंज्यूम कर ली, तो उसके बाद तो ये पुअर होने वाला है ना, क्योंकि अब 6वां 7वां 8वां तो कोई आदमी है ही नहीं इसकी गाड़ी खरीदने वाला। तो दैट रिच पर्सन विल बिकम पुअर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इकोनॉमी इट मीन्स वो पुअर हुआ, मतलब आपका देश पुअर हो गया, गरीबी हो गई, तो इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, आप सारा का सारा देश गुर्बत में चला गया। लेकिन अगर एक सरकार अच्छी तो क्या करेगी? ये 5 लोग तो अभी कार ले पा रहे हैं, सरकार कोशिश करेगी जो वेल्थ क्रिएट हुई है उससे उन बचे 95 लोगों में से और 10 से 15 लोगों को इस क्षमता तक लेकर के आएँ कि एटलीस्ट वो कार कंज्यूम कर सकें। चाहे लोन के इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आओ, चाहे उन्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर में पक्की नौकरियां दो, चाहे उनकी सेविंग्स की तरफ बढ़ो, यानी कि एजुकेशन हेल्थ का बर्डन आप ले लो और वो सेविंग करके उन सेविंग से अपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की ज़रूरतें बढ़ा लें, एसी, फ्रिज, गाड़ी खरीदें। बट यू हैव टू add on the demand in the market by uplifting them from the non-demander to the demanding section. Only then you will survive or you will make the industry survive for the eternity. हालांकि eternity तक कोई चलेगा नहीं, but you can do that.
तो वो फिर और 15 बंदे आए। आपकी जो कोशिश है कि वो जो गरीब तबका अभी भी बचा पड़ा है 80 लोगों का, उनमें बेहतर शिक्षा डालो, उनके स्किल डेवलपमेंट करो, उन क्षेत्रों तक फैक्ट्रियाँ उद्योग धंधे लेके जाओ कि तो उनको भी रोज़गार मिले, आमदनी मिले, और आगे आने वाले समय में वो भी साइकिल स्कूटर से गाड़ी तक के डिमांड क्रिएट करने की तरफ बढ़े। सो देश की ही मजबूरी है ये कि अगर ये पूंजीपतियों को, अमीरों को, रिच सेक्शन को, यानी कि इस इकोनॉमी को लंबे समय तक ये क्रिएशन करनी है वेल्थ और रिटर्न्स जनरेट करने हैं, जीडीपी अचीव करना है, तो ये ज़रूरी है कि देश के अंतिम व्यक्ति तक अर्थव्यवस्था का लाभ पहुँचे और वो भी इस अर्थव्यवस्था में कंज्यूमर के रूप में भागीदार बने, सिर्फ वर्कर के रूप में नहीं। क्योंकि 5 लोगों को सेटिस्फाई कर चुकी वो फैक्ट्री, गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री सैचुरेट हो चुकी है, उसमें बाकी 95 लोग एज ए वर्कर भी कैसे सर्वाइव करेंगे? क्योंकि जब आगे कोई डिमांड ही नहीं है, ऑर्डर ही नहीं है, मार्केटिंग ही नहीं है, तो गाड़ी किसके लिए बनाए अपन? तो वर्कर नहीं, वर्कर के रूप में आप भूमिका डाल रहे हैं गरीब होके, ये ठीक है, लेकिन आप ही को कंज्यूमर के रूप में भी भूमिका डालनी है, तभी अर्थव्यवस्था चलनी है। तो ये ज़रूरी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। तो टाइमली स्टेट को, यानी कि गवर्नमेंट को ऐसी इंटरवेंशंस करनी होती हैं जिसके तहत जो भी देश में इनकम जनरेट हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वितरित हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीबी के घेरे से बाहर निकल के एक ऐसी सोसाइटी का पार्ट बने जो अलग अलग वस्तुओं की मांग करता है, जो कंज्यूमर बेस है कंट्री के अंदर। आई बात समझ? तभी लंबे समय तक अर्थव्यवस्था आपकी बनी रह सकती है। क्लियर? तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप कहेंगे कि अपने मुल्क में ना बेच करके ये गाड़ी मैन्युफैक्चरर अपने मुल्क के 5 लोगों को बेच देगा, अब ये दूसरे मुल्क के अमीर लोगों को गाड़ियाँ बेचेगा, एक्सपोर्ट करेगा, वो लोग खरीदेंगे, उन चीज़ों को कंज्यूम करेंगे। तो ये मॉडल किसी एक कंट्री के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ये समूचे देश भर में अर्थव्यवस्था के लिए बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप उनके मुल्क में अगर गाड़ियाँ बेचोगे, उनके खुद के मुल्क के मैन्युफैक्चरर भी तो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना, कि वो अपने बायर को गाड़ियाँ बेचें। वो आप पर इंपोर्ट प्रतिबंध लगा देंगे, जिसे कहते हैं इंपोर्ट बैन, तो आपकी गाड़ियाँ इंपोर्ट होनी बंद हो जाएंगी। तो क्या इतिहास में यूके ने ये पहले नहीं किया? क्या भारत का कॉटन ब्रिटेन में जाने पे बैन नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी इतनी हावी? तो हमारा वहाँ पर बिका ही नहीं, हमारा वहाँ बिका ही नहीं, हमारे उद्योगपति ख़त्म हो गए। यानी कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर थे, आर्टिजन्स थे, हमारा उद्योग जो कॉटन का था नष्ट हो गया। क्यों? ब्रिटेन ने हमारे देश में कंज्यूमर मार दिए, बर्बाद कर दिए, और अपने देश के कंज्यूमर को अपने कॉटन कपड़े से प्रोटेक्ट कर दिया। दैट्स ऑल। तो ऐसा भी नहीं आप कह के बच सकते, इस मॉडल को आप ये कह के नहीं काट सकते कि सर अपने देश में नहीं बेचेंगे दूसरे देश में बेचेंगे। बेटा अपने देश के बायर को, उसे भी तो कैपिटलाइज करना है ना, हार्नेस करना है ना वहाँ के मैन्युफैक्चरर को। वहाँ की सरकारें तुम्हारा प्रोडक्ट को क्यों एंटर होने देंगी? बैन लगा देंगी तुम पर, अनलेस अनटिल कि तुम वहाँ पर तुम वहाँ पर इम्पीरियली रूल नहीं कर रहे हो। अगर वहाँ के तुम इम्पीरियल रूलर हो वो अलग बात है, वो अब पॉसिबल नहीं। अभी बात समझ लो। तो ये स्टेटमेंट के तहत ये है। इसके अलावा मैं इसे छोड़ रहा हूँ, अभी मैं बाकी स्टेटमेंट्स पहले पढ़ रहा हूँ, ये थोड़ा आगे के लेक्चर से जुड़ी हुई बात हो जाएगी। सो लिखा है कि मार्केट के बारे में और लिखा जा रहा है। ठीक ऐसे ही स्टेटमेंट्स की फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे। तो लिखा है कि मार्केट मैकेनिज्म कैन बी एन इकोनॉमिक एक्सेलरेटर बट इट वर्क्स रूथलेसली टू स्नैप टाइज बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सोशल ग्रुप्स। कि मार्केट मैकेनिज़्म इकोनॉमिक एक्सेलरेटर तो होता है, बाज़ारों में ये ताकत तो है प्राइवेट प्लेयर में, बट ये दूसरी तरफ रूथलेसली काम करता है इंडिविजुअल के सोशल ग्रुप से संबंध तोड़ने में। हमने पढ़ा था ना कल, ग्रामीण समाज टूट गया, कम्युनिटी सिस्टम टूट गया, यूनियन सिस्टम टूट गया, सब कमज़ोर पड़ गया, घर परिवार भी टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, वर्कर बेरोज़गार हो रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे आप अपने सोशल ग्रुप्स, अपनी सोशल कलेक्टिविटी से टूटते चले जाते हैं, क्योंकि रोटी पानी के लाले पड़ जाते हैं, दैट्स ऑल, और कुछ रहता ही नहीं। तो ये कमज़ोर करता है, इस मायने में तोड़ता है। इकोनॉमी को एक्सेलरेट करता है, जायज़ है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल की सपोर्ट में खड़े उनके पीछे जो उनकी कम्युनिटीज़ हैं, उन कम्युनिटी से इंडिविजुअल को तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। ओके, इसलिए तो जहाँ पर मार्केट्स हैं, जहाँ पर कई तरह के हब्स हैं, वहाँ पर अक्सर ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि काम की आपाधापी में, तेज़ी में, रफ्तार में, टारगेट्स के दबाव में एकांतपन इतना होता है, अकेलापन कितना होता है कि लोग अक्सर नशे की चपेट में आ जाते हैं। आज मैंने खबर शेयर की थी कि बेंगलुरु तेज़ी से नशे की चपेट में आ रहा है युवा। क्यों? उसका मुख्य कारण यही पता पाया गया, लंबे वर्किंग आवर्स, सामाजिक संबंध टूट जाना,
पीयर ग्रुप्स में बेअंत कंपटीशन होना, किसी पे ट्रस्ट ना कर पाना और बात बात पर बिट्रेयल मिलना और अकेलेपन की लत, ये चीज़ आपको नष्ट करती है। ओके, आगे है मार्केट्स में एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ बट दे फेल टू टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी ग्रोथ में सक्षम है पर उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे कराने में अक्षम है, फेल है। वो जीडीपी ग्रोथ करा के रुक जाती है, उसके आगे उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, यानी कि मार्केट बिल्कुल उस आटे की चक्की की तरह है जिसे आटा बनाना तो पीसना तो आता है, बोरी लग गई, ढेर लग गया आटे का, उसे अब आप सब में वितरित करना ये तो स्टेट की जिम्मेवारी है ना। प्रसाद बनाना एक बात है, लेकिन प्रसाद सब में बराबर बांटना बिना भेदभाव के, इसके लिए तो कोई तंत्र चाहिए कि नहीं, कोई तो आना चाहिए। वरना प्रसाद स्वाद है ये कह के तो जो बना रहे हैं पहले तो वो, और जो बांट रहे हैं वो तो खुद ही गटक जाएंगे, दबा लेंगे। डूने भर भर करके, बाल्टियां भर भर करके अपनों के लिए पहले किनारे लगा दिया जाएगा, जनता में तो वितरण होगा ही नहीं। इसलिए प्रधान वहाँ पर बैठता है कि जितना बना है सारा बाटो भंडारा, अगर इकट्ठा किया तो फिर बताऊँगा। तो बनाना एक बात है, चीज़ का निर्माण करना एक बात है, लेकिन उसका वितरण करना दूसरी बात होती है। तो मार्केट में दम है प्रोडक्शन का, मार्केट में दम है इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने का, मार्केट में दम है वेल्थ जनरेट करने का, बट हु विल केयर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन? ओके, एंड एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द एस्पेक्ट। आगे तो ये लाइन पूरी ये है कि मार्केट्स में एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ बट दे फेल टू टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी मोर स्पेशली टू द वीकर सेक्शन। ओके, वीकर सेक्शन सप्रेस होता है। आगे मार्केटाइजेशन यानी कि बाजारीकरण, मार्केटाइजेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ गोल इन इटसेल्फ। आपने बाजारीकरण कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अब आपके हाथ खड़े हो गए, सरकार का काम इतना ही है कि प्राइवेटाइज कर दो सब। तो मार्केटाइजेशन अपने आप में एक गोल नहीं है, मार्केटाइजेशन गोल नहीं है। गोल क्या है? अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, हार्मनी इन द सोसाइटी, इनोवेशन। गोल है लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, गोल है सबके बीच बने हुए धन का वितरण करना, गोल है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये हमारे गोल्स हैं। आई बात समझ में? तो अकेले बाजारीकरण कर दिया, प्राइवेट कर दिया और आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं, तो मार्केट अपने आप में गोल नहीं है। मार्केट एक मार्ग है, ज़रिया है एक गोल अचीव करने का। वो गोल क्या है? सो मार्केटाइजेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ गोल इन इटसेल्फ, इट मे मीन्स, ये गोल नहीं है, ये मीन्स है। तो इट मे मीन्स अ रिसोर्स एलोकेशन बट द गवर्नमेंट शुड अप्लाई रीडिस्ट्रीब्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स टू प्रमोट सोशल जस्टिस। तो मार्केट गोल नहीं है अपने आप में, तो मार्केट क्या है? रिसोर्स एलोकेशन का एक ज़रिया है। यानी कि मार्केट तय करती है कि अब किस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, मार्केट तय करती है कि अब मिनरल्स का यूज़ किस मैनर में करना है, मार्केट ये तय करती है कि देश में जो ह्यूमन रिसोर्स है इन्हें बड़ी बड़ी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में लगाना है या फिर इन्हें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनोवेशंस में लगाना है। मार्केट ये तय करती है कि अब हमारे देश के अंदर जो मिनरल्स की माइंस हैं, हमने उन माइन से मिले मेटल से बड़े बड़े बेसिक इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने हैं, मशीन्स बनानी है, या हमें हाईटेक सैटेलाइट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स चलाने हैं। तो बाज़ार रिसोर्सेज को बेटर एलोकेट करने का एक ज़रिया है, पर बाज़ार गोल नहीं है, उद्देश्य नहीं है, हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है डिस्ट्रीब्यूशन, और वो क्या है? द जस्टिस। अंतिम लक्ष्य है सामाजिक आर्थिक न्याय, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। बाज़ार न्यूट्रल है, उसे ये पता नहीं, ये कौन करेगा? द स्टेट इंटरवीन करेगा यहाँ पे। सो मार्केटाइजेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ गोल इन itself, it may means a resource allocation, but the government should apply redistributive instruments to promote social justice. तो redistributive instruments क्या होते हैं? We'll discuss. वो सरकार को लगाने हैं। ओके, आपको कोई ऐसे आ जाता है, आपको कोई इंटरव्यू में पूछ लेता है, या प्रीलिम्स में ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है मार्केट और स्टेट इकोनॉमी के ऊपर, तो अगर ये बताया जाता है कि मार्केट इज़ एफिशिएंट टू टेक केयर अबाउट द सोशल जस्टिस, नो। ओके, सेकंड, मार्केट कैन बी अ गुड सर्वेंट
मार्केट कैन बी ए गुड सर्वेंट व्हेन इट इज़ इंटेलिजेंटली यूटिलाइज्ड। अगर इंटेलिजेंटली यूटिलाइज करोगे बाज़ार को तो ये अच्छा सेवक है, काम करेगी। बट अ बैड मास्टर व्हेन इट इज़ अलाउड टू हैव अ फ्री प्ले। अगर इसे खुला छोड़ दोगे बाज़ार को तो बस फिर पूंजीवाद का वही नंगा नाच होगा। तो ये बहुत ही बैड मास्टर है अगर इसे खुला छोड़ो, बट ये बहुत ही अच्छा सर्वेंट है अगर इंटेलिजेंटली इसे यूटिलाइज़ करो। तो इसका मतलब मार्केट नतीजा सेम दे हर जगह ज़रूरी नहीं, डिपेंड करेगा कि उसे यूटिलाइज़ किसने कैसा किया। मार्केट ने क्या रिज़ल्ट क्रिएट किए ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि उसे किसने कैसा यूटिलाइज़ किया। समझ रहे हो बात? तो फील हो रहा है हर पॉइंट में स्टेट की नीड कहाँ है। ओके, सो मार्केट कैन बी अ गुड सर्वेंट। अब मैं इसी को ही इन्वर्टेड कॉमास में डाल के आगे कह दूँ इलेबोरेट, व्हाट शुड यू डू? इलेबोरेट करना है इसको, अपने आप में एक स्टेटमेंट है ये पूरी कि मार्केट कैन बी ए गुड सर्वेंट व्हेन इट इज़ इंटेलिजेंटली यूटिलाइज्ड बट अ बैड मास्टर व्हेन इट इज़ अलाउड टू हैव अ फ्री प्ले। क्लियर है? आगे, मार्केट इकोनॉमीज़ आर नॉट सेल्फ रेगुलेटिंग। मार्केट आप ये कहें कि ऑटो पायलट मोड पे आप लगा दो, हवाई जहाज को उड़ता रहेगा ना। मार्केट सेल्फ रेगुलेटरी नहीं होती। इट इज़ अ बैलेंसिंग एक्ट दैट मस्ट कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्ड टू इकोनॉमिक चेंजेस। मार्केट सेल्फ रेगुलेटिंग नहीं होती, ये किसी भी स्टेट का या गवर्नमेंट का बैलेंसिंग एक्ट होता है जो उनकी अर्थव्यवस्था को देखते हुए समय समय इकोनॉमी की बदलती ज़रूरतों के मुताबिक हमें करना पड़ता है। सो इट इज़ द बैलेंसिंग एक्ट which will regulate the distribution of the wealth, not the market in itself. Market is not self-regulating. Okay? So जितनी भी प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज़ हैं जिनमें आपको ये नज़र आता है कि बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था ने गरीब जनमानस के जीवन को बेहतर किया, मिडिल क्लास की लाइफ को बेटर किया, उसका सीधा सार नज़र आएगा कि वहाँ की गवर्नमेंट्स इस बैलेंसिंग एक्ट में सफल हुई। द बैलेंस बिटवीन द सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क्स एंड द मार्केट फ्री सोसाइटी, इसके बीच आपको बैलेंस बनाना है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को निभानी है, मार्केट अपनी जिम्मेवारी निभाएगा, इसके बीच का ग्राउंड पकड़ना है। माओ के उस समाजवाद और डेंग के इस उदारीवाद के बीच का कहीं एक रास्ता। ओके, एब्सोल्यूट नहीं होना है हमें, दैट इज़ नॉट करेक्ट। डेंग जियाओपिंग का एब्सोल्यूट मार्केट सिस्टम या फिर माओ का एब्सोल्यूट सोशलिज्म, दोनों घातक हैं। बस आप इतना ही समझ लीजिए कि कितना का विश्लेषण, कितने को पढ़े या कितना का अध्ययन किया होगा नेहरू ने कि उस समय में ही मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया। लिटरली हम 2022 में खड़े होकर ये पढ़ रहे हैं, उन्होंने 1950 में ही इसे देश का एक उद्देश्य बना दिया था। इमेजिन द होलिस्टिक वर्क ऑफ रिसर्च, इमेजिन हिज सीजनड पर्सनैलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, हर चीज़ को लेकर के वो कितने रचे बसे थे चीज़ों में। बस इतना ही अंतर था कि भारत को आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू मिले और पाकिस्तान को जिन्ना मिले। बस कहानी इतनी थी। आज दोनों कहाँ खड़े हैं आप देख सकते हैं, और फ़र्क कोई नहीं था। सेम ही मुल्क थे, सेम ही रिसोर्सेज थे, सेम ही चीज़ें थी। एक सिंगल तख्ता पलट भारत में नहीं हुआ, उसके भी कई कारण थे। आई बात समझ में? नीतियाँ थीं, जेलों में बैठ बैठ करके भी किताबें लिखी, आर्टिकल्स पब्लिश किए।